इस वीडियो में हम क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 राजनीतिक दल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 3 वीडियो हैं, जो 3 चैप्टर हैं, इसको मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो जाके वहाँ से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। राजनीतिक दल होता क्या है। देखिए, राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल क्या होता है, लोगों का एक ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। अब जो ये राजनीतिक दल है, इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला, नेता जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं, ठीक है, और वो चुनाव जीतते हैं। दूसरा, सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, पार्टी के लिए ही काम करते हैं। और जो तीसरा, अनुयायी, ये वो लोग होते हैं जो इलेक्शन आने पर ही सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। उससे पहले इनका क्या होता है, इनका कोई विशेष कार्य होता नहीं है, क्योंकि जो समर्थक होते हैं यही चुनाव प्रचार में काम आते हैं। तो इलेक्शन के टाइम इनका उपयोग किया जाता है या फिर ये काम आते हैं। इसके अलावा देखिए, अब राजनीतिक दल है तो इससे कार्य क्या है, एक काम क्या करती है राजनीतिक दल। तो इससे कार्य की बात करें कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है, तो पहला है चुनाव लड़ना। जितने भी राजनीतिक दल बनते हैं, पार्टियां बनती हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना। तो पहला कार्य हो गया इसका चुनाव लड़ना। दूसरा हो गया, जो दल मतलब जो पार्टियां होती हैं, अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखती हैं। कहने का मतलब है कि जो भी राजनीतिक पार्टी होती हैं, जब वो इलेक्शन लड़ने आती हैं तो वो ये जनता के समक्ष वायदे रखती हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज़, नीतियाँ, कार्यक्रम, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आएंगे, क्या क्या जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। तो इसका काम करती हैं राजनीतिक दल। तीसरा इनका काम है क्या है कि देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, तो संसद के अंदर जितनी सरकार बनती है तो भी तो कोई ना विशेष प्रकार की कोई पार्टी होती है, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है। अब जितने भी जो कानून बनते हैं वो सरकार बनाती है, सरकार किसी न किसी पार्टी का ही हिस्सा होती है। तो इस तरीके से देश के कानून निर्माण में भी पार्टियों का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहा है, ठीक है। ये पार्टियाँ होती हैं, क्या होती है, यही क्या करती हैं, कानून निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो दल ही सरकार बनाते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं यही सरकार बनाते हैं, यही सरकार चलाते हैं, तो ये भी इनका एक प्रमुख कार्य हो गया, सरकार बनाना और सरकार को चलाना। इसके अलावा दल चुनाव हारने पर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलों की। जैसे मान लेते हैं A, B, C और D करके ये 4 पार्टियाँ थी। इसमें से A पार्टी सरकार बना ली, ये जीत गई, इसने सरकार बना ली। तो जाके जो बाकी जो 3 पार्टियाँ हैं ये हार तो गई हैं, अभी हार गई हैं तो किसकी विपक्ष भूमिका निभाएंगे। सरकार के अंदर जो देश है, देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि विपक्ष ही होता है जो सरकार की कमियों को जनता के समक्ष रखता है। क्योंकि अब जनता शायद उन पहलुओं को ना देख पाए जो जिनको विपक्ष जनता के समक्ष रखती है, तो विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो ये भी राजनीतिक दल का काम होता है, विपक्ष की भूमिका निभाना। इसके अलावा अगला है जनमत निर्माण में भूमिका। इसमें भी राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य है, ये भी काम करती है। जनमत निर्माण का मतलब होता है जनता को एकत्रित करना, जनता को अपने पक्ष में लाना। जैसे जो बीजेपी होगी, जैसे जी पार्टी है, इनके प्रवक्ता, इनके नेता ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इनके समर्थन में हो। जनमत का मतलब है जनता का मत या फिर जनता को अपने पक्ष में रखना, ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी होगी तो इनका मानना होगा कि इनके जो समर्थक हैं, इनके जो नेता, इनका मानना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इनके साथ जुड़े। तो इस तरीके से जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दलों की एक बहुत अहम भूमिका है। इसके अलावा अगला कार्य है दल ही सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष पहुंचाते हैं। जो भी सरकार ने भी काम किए हैं, जो भी कल्याणकारी योजनाएं वगैरह बनाई हैं, इन सबको क्या है, ये राजनीतिक पार्टी, अब जिसकी सरकार होगी और जो ये काम करेगा वो बड़े स्तर पर क्या इसका प्रचार प्रसार करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी का ही काम है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस तरीके से राजनीतिक दल की डेफिनेशन क्या है और राजनीतिक दल के कार्य क्या है। तो ये राजनीतिक दल के ये कुछ प्रमुख कार्य हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आता है। अच्छा, अगला जो है राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये अपने आप में ही ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन ही है और ये आया हुआ है। अब राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, तो आप डायरेक्ट यही आंसर लिख सकते हो कि एक राजनीतिक दल को आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है राजनीतिक दलों की। तो ये कुछ काम करती हैं, यही वो काम है जिनके कारण क्या है, इन राजनीतिक दलों की ज़रूरत है, यही वो काम करने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और समझने वाली बात है कि आखिर
और हम क्या समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल और किन पहलुओं में ज़रूरी है। ये कुछ एक्स्ट्रा मतलब काम तो कर रहे हैं जिनके कारण ये ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे देखिए, अगर दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार स्वतंत्र होंगे। उम्मीदवार का मतलब जो इलेक्शन लड़ रहा है ये स्वतंत्र निर्दलीय होंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, अगर देश के अंदर पार्टी नहीं होगी तो हर एक व्यक्ति जो खड़ा होगा वो एक स्वतंत्र निर्दलीय होगा, उसका कोई दल नहीं होगा, ठीक है। अब जब निर्दलीय होगा, कोई उसका दल नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में चुनावी वायदे की स्थिति में पूरा करने में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये हमारा देश है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जब देश के अंदर इलेक्शन होता है तो पार्टी जब आती हैं, जब इलेक्शन आता है तो जो पार्टी क्या है, जनता से क्या वादे करते हैं कि हम देश को मतलब देश से गरीबी ख़त्म कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, मतलब देश इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप सोचो, अगर पार्टी नहीं होगा तो हर व्यक्ति निर्दलीय होगा। अब निर्दलीय होने का मतलब क्या, देखो जैसे अब एक निर्दलीय का मतलब ये एक ही जैसे देश है, मान लेते इसमें ये छोटे छोटे 3 राज्य हो गए, तो अब मान लेते इसका अपना व्यक्ति खड़ा होगा, इसका अपना व्यक्ति खड़ा होगा, इसका अपना व्यक्ति खड़ा होगा। अब जब तीनों निर्दलीय व्यक्ति हैं तो तीनों अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। ये अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा, ये अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा, ये अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा। तो ऐसे में पूरे देश की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोई जब पार्टी नहीं है तो हर व्यक्ति छोटे मतलब अपने अपने लिए काम करेगा, तो पूरे देश की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसी बात को बताई गई है। जैसे कोई भी बड़े और नीतिगत वादे कोई के करने की स्थिति में नहीं होगा। इसके अलावा देश में सरकार होगी परंतु उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। मतलब हर व्यक्ति जब अपने छोटे क्षेत्र के लिए ही काम करेगा तो देश के लिए कौन काम करेगा, तो सरकार है नहीं है इस बात का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने क्षेत्र में ही जिम्मेदार होंगे, देश के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, देश के लिए कुछ कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। इसके अलावा देश कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक राजनीतिक दल होना चाहिए। अगर राजनीतिक दल है तो देश चल सकता है, इसलिए हमें क्या है, राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। तो ये तो समझाने वाली चीज़ें हैं, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। और क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि हमें क्यों राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, ये इनके कार्य हैं और ये काम करते हैं, इसलिए इन्हीं चीज़ों के लिए इनकी ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है कितने राजनीतिक दल, अगला जो टॉपिक ये है कितने राजनीतिक दल। एक लोकतांत्रिक देश में आखिर कितने, एक देश के अंदर कितने राजनीतिक दल होने चाहिए जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये देश लोकतांत्रिक है और ये देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो ऐसे में देखिए कि कितने मतलब हो सकते हैं। तो वैसे तो लोकतंत्र में इस बात की कोई सीमा नहीं है, लोकतंत्र के अंदर इस बात की कोई सीमा नहीं है कि कितने पार्टियां होनी चाहिए, कितनी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इस टॉपिक को, इसमें क्या है। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी समूह अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर भी बहुत सारे समुदाय हैं, हर समुदाय अपनी पार्टी बना सकता है, इस पर किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। इसके अलावा भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले राजनीतिक दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। आप देख सकते हो 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल है देश के अंदर, जिनका क्या है, जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो रखा है चुनाव आयोग में। 750 है, शायद नाम भी इतने याद नहीं होंगे किसी को। इसके अलावा लेकिन हर पार्टी चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। मतलब इतनी सारी पार्टियां हैं तो, लेकिन केवल नाम मात्र की हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसे राजनीति में फ़र्क आने वाला नहीं है। इसके अलावा चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में केवल कुछ पार्टियां ही सक्रिय हैं। तो इस तरीके से देश में इतनी सारी पार्टियां हैं तो क्यों, क्योंकि बाहर एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र पार्टी बनाने के लिए लोगों ने बना लिया, ठीक है। 750 से ज़्यादा पार्टियां हैं, लेकिन सारी पार्टियां बहुत ही ज़्यादा मतलब इस स्तर की नहीं है ताकि वो गंभीर चुनौती का सामना करनी पड़े बड़ी बड़ी पार्टियों को। इसके अलावा बहुत ही कम ही मतलब पार्टियां हैं जो सरकार बनाने की होड़ में हैं और सक्रिय हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें देखने को ये मिलता है कि इसी कोई सीमा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में क्या है, कितनी पार्टियां होनी चाहिए। भारत के अंदर 750 से ज़्यादा पार्टियां हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एक दलीय शासन व्यवस्था बहुदलीय शासन व्यवस्था में अंतर क्या होता है। तो देखिए, एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब जहाँ पे एक ही दल होगा, बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल होंगे, एक पार्टी बहुत सारी पार्टी, नाम से पता चल रहा है। एक दल में क्या होता है, देखिए देश में केवल एक ही पार्टी होगी, बहुदलीय में क्या होगी, 2 या 2 से अधिक पार्टी होगी। इसके अलावा जनता के पास पार्टी का, अब जब एक ही पार्टी है तो जनता के पास इलेक्शन में क्या होगा, विकल्प होगा ही नहीं, ऑप्शन होगा ही नहीं चुनने का। तो यहाँ पे इलेक्शन करवाना ना करवाना बात बराबर ही है।
इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जनता के पास पार्टियों का विकल्प होता है। अब 2 या 2 से अधिक पार्टियां हैं तो जनता के पास विकल्प होगा, अगर एक पार्टी काम नहीं करेगी तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगली इसकी विशेषता है, सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होती हैं। जैसे मान लेते एक ही पार्टी है तो एक ही पार्टी का जैसे मान लो प्रेसिडेंट है तो उसी में केवल उसकी और सारी शक्ति होगी, या फिर मतलब प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है या प्रधानमंत्री है तो उसके पास सारी शक्ति होगी। तो यहाँ पे क्या है, सारी शक्तियाँ केंद्रित होगी एक ही जगह, एक ही पावर एक ही व्यक्ति के पास या एक ही संस्था के पास यहाँ पे सारी पावर होती है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यहाँ पे शक्तियाँ बटी हुई होती हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था में। इसके अलावा जो एक दलीय शासन व्यवस्था है ये निरंकुश शासन व्यवस्था है, ठीक है। इस पर पूरा क्या है, कंट्रोल है केवल एक संस्था का या फिर एक व्यक्ति का। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, जो बहुदलीय शासन व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है, इसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं एक दलीय शासन व्यवस्था के, बहुदलीय शासन व्यवस्था के, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो इसको ध्यान रखना। इसके अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय दल। क्या कि राष्ट्रीय दल है होते क्या है, किस तरीके की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए राष्ट्रीय दल की बात करें तो देश में हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हमारे देश में क्या है, कोई भी पार्टी बनती है, वैसे बना तो हर कोई सकता है, पार्टी बनानी है तो आपको एक छोटा सा काम क्या करना है, निर्वाचन आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि हाँ आप मतलब आप इस नाम से इस पार्टी को बनाना चाहते हो और इसके लिए कोई खास और योग्यता है नहीं, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी समूह अपनी पार्टी बना सकता है। इसके अलावा आयोग सभी दलों को समान मानता है, छोटी बड़ी हर जो यहाँ पे पार्टी होगी ये चुनाव आयोग के लिए समान होगी। लेकिन जो बड़े दल है इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जितनी भी जो बड़ी पार्टियां हैं इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए, और ऐसी जो विशेष अधिकार वाले कहते हैं मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। जिनको विशेष अधिकार मिले उनको मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। देखिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं, कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। चुनाव आयोग ने इसका एक क्राइटेरिया भी तय कर दिया है कि कौन मान्यता प्राप्त दल है और कौन मान्यता प्राप्त दल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, जैसे पहला है कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें, याद रखना टोटल जितने भी वोट पड़े उसका 6% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और एक और कंडीशन है कम से कम 2 सीटें जीत जाती है तो उससे अपने राज्य का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। दोबारा बता देता हूँ, जितने राज्य की विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है, की पॉइंट याद रखना, राज्य की विधानसभा में इलेक्शन हो रहा है, 6% या उससे अधिक वोट मिला होना चाहिए, साथ साथ कम से कम तो 2 सीटें मिले होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन पूरे हो रहे हैं तो उसको उस अपने ही राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, मतलब वो मान्यता प्राप्त दल बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है, जो दूसरा कंडीशन है ये तो एक राज्य के लिए है, ये पूरे देश के लिए है, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए। अगर कोई दल लोकसभा के चुनाव में, देखो जो राज्य विधानसभा का चुनाव एक राज्य के अंदर होता है, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के लिए होता है, ठीक है। राज्य विधानसभा का चुनाव सीएम के लिए होता है, लोकसभा का चुनाव पीएम के लिए होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का, अथवा एक कंडीशन आ गया, या तो जो टोटल वोट पड़े हैं उसका, या फिर 4 राज्यों की विधानसभाओं में कुल पड़े वोटों का 6% हासिल कर ले। वहाँ पे भी 6% था, यहाँ पे भी 6% था। अंतर क्या है, वहाँ पे हमें एक ही राज्य का देखना है। यहाँ पे क्या है, या तो लोकसभा का इलेक्शन देख लो, या फिर लोकसभा का नहीं है तो कम से कम 4 राज्यों की विधानसभा का इलेक्शन देख लो। इसका कुल पड़े वोटों का 6% हासिल करे या उससे ज़्यादा, साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में कम से कम तो 4 सीटें जरूर जीते तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। कितना, 6%, कुल पड़े वोट का 6% वोट और प्लस में कम से कम 4 सीटें लोकसभा के अंदर अगर जीत जाती हैं तो उसको हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं मान्यता प्राप्त दल के। मान्यता प्राप्त दल में भी 2 आता है, एक राज्य स्तर के जो मतलब अपने ही केवल एक राज्य के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है, और जो दूसरा वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इस डेटा को भी याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना। देखिए इस वर्गीकरण, जो ये वर्गीकरण है जो चुनाव आयोग ने करवाया है, इसके अनुसार 2023 में केवल 6 राष्ट्रीय दल थे, केवल 6 पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ था। पहला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो 6 पार्टियां हैं, याद रखना कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। इसमें से क्या है, ऑप्शन ये दे देता है, मतलब 3 ऑप्शन में डाल देगा और एक दूसरी पार्टी डाल देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला है क्षेत्रीय दल। देखिए क्षेत्रीय दल क्या है, अभी हमने राष्ट्रीय पार्टी पढ़ा है, अगला है क्या है क्षेत्रीय दल। इसे राज्य दल भी कहते हैं, छोटी छोटी पार्टियां राज्य दल भी कहते हैं, इसका आम बोलचाल की भाषा में नाम है। यह पार्टियां मुख्यतः एक राज्य या एक क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, बहुत ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इनका विस्तार नहीं होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी पार्टियां जो क्षेत्र पार्टियां वो छोटी पार्टियां होती हैं, परंतु देखिए आगे, परंतु सभी पार्टियां एक राज्य तक सीमित नहीं है। मतलब ये जैसे ये कह रहा है कि जो क्षेत्र दल होते हैं ये क्या एक राज्य या एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि कंडीशन ज़रूरी नहीं कि सभी पार्टियों के लिए सीमित, मतलब सभी पे एक जैसे समान लागू होते हैं। कुछ ऐसी मतलब ये सीमित नहीं है, मतलब कुछ ऐसी पार्टियां जिन पे चीज़ें लागू नहीं होती हैं। मतलब देखिए कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनकी शाखाएं जो हैं, जिनके जो ब्रांचेस है वो राष्ट्रीय स्तर तक हैं, मतलब एक राज्य से 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या पूरे देश में क्या है उनकी शाखाएं हैं, ठीक है। लेकिन वो क्षेत्र पार्टी की क्राइटेरिया में इसलिए आगे क्योंकि उनको क्या है इलेक्शन में सफलता नहीं मिली, इलेक्शन में उतना उनको वोट नहीं मिला, जिसके कारण वो इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र पार्टियां मुख्यतः होती हैं कि एक क्षेत्र तक ही सीमित हो, लेकिन कई सारी जो बड़ी पार्टियां भी हैं जो क्या है एक क्षेत्र, मतलब उनको सफलता ना मिलने के कारण वो इस श्रेणी में आ गई हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी है वो क्या है, वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन उसको उतना वोट नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में उभर सके। इसके अलावा पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय जो दल है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनकी संख्या भी बढ़ी है और इनकी भूमिका भी बढ़ी है, क्योंकि जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो इन छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर ही सरकार बनाती है, इसलिए इनकी भूमिका बढ़ी है। 1996 से ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बना रही हैं और उनके साथ सरकार बना रही हैं, और इससे देश में संघवाद मजबूत हो रहा है। संघवाद में बात ही होती है क्या है कि जो छोटी इकाइयाँ हैं, बड़ी इकाइयाँ हैं, सब मिलकर काम करें, सबकी भी शक्तियों को बंटवारा हो। तो इस तरीके के गठबंधन सरकार ने संघवाद को देश में मजबूत किया है। जो अगला टॉपिक है वो है राजनीतिक दल की चुनौतियाँ, कि वर्तमान में हमारे जो राजनीतिक दल हैं इनके सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। तो इन चुनौतियों क्या देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए पहला है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव या आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। कहने का मतलब ये पार्टी है, इस पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं। अब इन मेंबर में से मान लेते हैं जो प्रमुख जो हैं या फिर मतलब जो इनके प्रमुख जो इनके मेन लीडर हैं। अब इस पार्टी में क्या आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, कहने का मतलब है इस पार्टी में क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी योजना होनी चाहिए, इससे रिलेटेड में ये सबसे बातचीत ना करके कुछ ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टी का आने वाले चीज़ों में किस तरीके से चलने वाली है, इसका भविष्य क्या होना है, ये खुद ही कुछ पार्टी कुछ ही लोग तय कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। मतलब सबसे नहीं पूछा जा रहा है, जो मेन लोग पार्टी के ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए यहाँ पे। तो एक तो ये होगी कि पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र का अभाव है एक पार्टी के अंदर। दूसरा वंशवाद की चुनौती, ठीक है, एक फैमिली का कोई बन गया तो उसके भी घर वाले सारे उसी राजनीति में रहते हैं, तो इसे कहते हैं वंशवाद की चुनौती, ठीक है। जैसे मान लेते कोई पीएम बन गया तो उसी घर के अगले जो पीएम बनेगा उसी घर का बनेगा, अगला जो पीएम बनेगा उसी घर का बनेगा। तो इस तरीके से क्या है वंशवाद की एक चुनौती है कि केवल एक ही परिवार के लोगों को मौका मिल रहा है, बाकी लोगों को उससे संबंधित कुछ खास मौका दिया नहीं जा रहा है। तो ये भी देखने को मिलता है राजनीतिक पार्टियों में कि अगर एक फैमिली आ गई तो उनकी पूरी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी जाती हैं और मतलब इलेक्शन लड़ती हैं और उस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ती हैं। इसके अलावा अगला है पैसों और आपराधिक तत्वों का घुसपैठ। अब राजनीति है तो राजनीति में बहुत ही ज़्यादा पैसों का, आपराधिक तत्वों का बोलबाला है, ठीक है। इनका एक वर्चस्व देखने को मिलता है, ये भी हमारे राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है। और अगली जो चुनौती वो है पार्टियों के बीच नीति और कार्यक्रमों में विकल्प। मतलब जितने भी पार्टियां हैं
किसी के पास कोई नया मुद्दा नहीं है, सबके पास सिमिलर एक जैसी चीज़ें कार्यक्रम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके क्या है, मतलब जनता के पास कोई, राजनीतिक पार्टियों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो बाकी पार्टियों से हटकर हो। तो इस तरीके से सारी पार्टियां एक जैसा ही वादे करती हैं जब भी इलेक्शन आता है। वैसे करना किसी कुछ काम होता नहीं है, लेकिन सारी पार्टियां एक जैसे सारे वादे करते हैं। तो ऐसे इसी को कहते हैं कि नीति और कार्यक्रम का विकल्पहीनता है। यहाँ पे ऑप्शन अच्छा नहीं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, सारी पार्टियां एक जैसी बातें करती हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है ये है कि राजनीतिक दलों में अब कमियां हैं तो इसमें सुधार कैसे करें, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए कुछ कानून भी बनाया गया, कुछ सजेशन भी दी गई हैं। जैसे एक कानून बनाया गया है दल बदल कानून। इसमें क्या होता है, देखो, इसके तहत अगर कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अपना पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते कोई विधायक बन गया, ठीक है, जैसे एक क्षेत्र में कोई विधायक है, कोई एक विधायक बन गया, ठीक है, और इस पार्टी को मान लेते हैं आम आदमी पार्टी का कोई एक विधायक हो गया, ठीक है, टिकट लिया आम आदमी पार्टी से, चुनाव लड़ा, जीत गया। अब मान लेते दूसरी पार्टी हो गई बीजेपी। अब बीजेपी कहती है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो अगर मान लेते जो ये आपका विधायक है, आम आदमी पार्टी का जो ये विधायक है, अगर ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाता है तो इसको इस विधायक वाले पोस्ट से इस्तीफा देना होगा, तब जाकर वो बीजेपी में जा सकता है। यही कहता है दल बदल कानून। क्योंकि जब तक ये कानून नहीं आया था, 1985 में आया था ये, जब तक ये कानून नहीं आया था तो इससे पहले ऐसा ही होता था। अब जैसे मान लेते हैं 1985 से पहले क्या होता है, अगर ये विधायक बन गया, अगर ये पार्टी इसको खरीदना चाहती है तो ये आराम से ही जा सकता है। अब ये जाएगा तो ये विधायक वाले जो एक सीट है वो भी इसके पास जुड़ जाएगा, मतलब आम आदमी पार्टी से एक विधायक कम हो जाएगा, इसके पास एक विधायक बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता था, पहले विधायकों की और सांसदों की खरीद बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसों का दुरुपयोग होता था। टिकट किसी और ने दिया, चुनाव कहीं और से जीते, और फिर बाकी पैसों के लिए और बाकी लालच के लिए दूसरे पार्टी में चले गए। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होता था पैसों का। बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जनता ने किसी और पार्टी के लिए चुना और वो व्यक्ति किसी और अपने लालच में कहीं और चला गया। तो इसलिए दल बदल कानून बनाया गया। इसमें कहा गया कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट से इस्तीफा देना होगा, फिर आप जा सकते हो। तो ये काम किया गया ताकि राजनीतिक दलों को सुधारा जा सके। इसके अलावा अगला काम क्या है, देखो, चुनाव में पैसों और आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि जो भी उम्मीदवार होगा अपनी संपत्ति और उसके खिलाफ जो भी चल रहे आपराधिक मामले हैं उसका ब्यौरा देगा, और ये ब्यौरा देना अनिवार्य होगा ताकि जनता को भी पता चले कि जिस व्यक्ति को चुन रही है वो कैसा इंसान है, वो ठीक है, कितनी मतलब कौन कौन से उसके खिलाफ धाराएं चल रही हैं, कौन कौन से अपराध किए हैं। इस तरीके से क्या है, अगर जनता को पता होगा कि ये अपराधी है तो जनता उसे चुनेगी नहीं, और इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपराधी को टिकट देगी ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और इससे पैसों का क्योंकि पैसों का और जो आपराधिक तत्व हैं जो हमारे राजनीति के अंदर इनका बोलबाला है, इसको कम किया जा सकता है। तो अगला काम ये किया गया है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, क्या किया गया है, तो जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि जो सांगठनिक चुनाव होगा, और इसके अलावा जो आयकर रिटर्न भरना पार्टियों के लिए ये ज़रूरी होगा। ये कितना मतलब किस पार्टी के पास कितना धन है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब बताना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ताकि वो ब्लैक मनी का यूज़ ना किया जा सके इलेक्शन में। इसके अलावा अगला जो है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाजों को व्यवस्थित करने के लिए कानून भी बनाया जाना चाहिए कि नियमित समय पर पार्टी के अंदर भी इलेक्शन वगैरह होते रहे सारी चीज़ें, और मतलब जितने भी जो सदस्य हैं उनकी एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, उनका पूरा बायोडाटा होना चाहिए, सारी चीज़ें उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो है, महिलाओं के लिए पार्टियों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी जितनी ज़्यादा महिलाएं इसमें आएंगी, महिला सशक्तिकरण होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो महिलाओं के लिए भी, क्योंकि आज भी क्या है राजनीतिक दलों के अंदर भी क्या है, एक तो सरकार के अंदर महिलाओं की भूमिका कम है और राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा इनका योगदान है नहीं। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए पार्टी में एक रेशो फिक्स होना चाहिए, कम से कम तो इतने सदस्य होने चाहिए पार्टी के अंदर। अगला जो है कि चुनाव का जो खर्चा सरकार उठाए, क्योंकि ऐसे तो कह देते हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी अपना मतलब चुनाव प्रचार कर सकती है, और एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है। जैसे अगर जो विधानसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का जो मतलब राज्य में रहा है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो आप 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते
एक क्षेत्र के अंदर, लेकिन सिर्फ एक कहने की बात है, इससे ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और अगर ये लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि आप 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये भी कहने की बात है, इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इस तरीके से अगर पैसे के दुरुपयोग को रोकना है तो सरकार को क्या है, इनका खर्चा, चुनाव का खर्चा खुद ही उठानी पड़ेगा। अगर सरकार जो है चुनाव का खर्चा खुद उठाएगी तो सरकार को पता होगा कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा पैसों का, इसको रोका जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर भी खत्म। इस चैप्टर का जो जितने भी जो टॉपिक्स हैं, मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, ठीक है। मतलब डेफिनेशन से लेके एक एक चीज़ को मैंने कवर किया है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक्स्ट्रा था। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस PDF से आप पूरे चैप्टर को आप आधे से पौने घंटे के अंदर क्या है रीड कर सकते हो। और इसमें इस पूरे टॉपिक में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो मतलब इस PDF को पढ़ने के बाद आपको ना समझ आए। तो ये बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप ये कम से कम 8 से 9 पेज का जो ये PDF है, आप इसको पढ़ सकते हो। और जो ये PDF होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे से डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर है, इसको भी मैंने डाल दिया है, इसकी PDFs मैंने डाल दी हैं, इसका वीडियो डाल दिया है। आप चाहे तो वीडियो देख के PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो आने वाला कुछ टाइम है उसमें मैं धीरे धीरे, अभी तो ये पॉलिटी चल रहा है, और धीरे धीरे क्या है, मैं इस महीने के अंत होते होते मैं पॉलिटी, कम से कम तो मैं इसमें पॉलिटी तो चलो एक चैप्टर और बचा है, पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा और फिर इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इस महीने के एंड तक ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। जिससे क्या जो प्री बोर्ड आ रहा है उसमें ये आपको हेल्प मिलेगा इससे, तो आप इससे कर सकते हो। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर को मैंने क्या है, ऐसा भी नहीं कि केवल मैंने ऊपर ऊपर से करवा दिया है, पूरा चैप्टर मैंने पूरे चैप्टर को मैंने इस PDF में लगा दिया है, तो आप इसे कर सकते हो।